देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर नेमत के साथ। मुल्क की मईशत के लिए कई दिनों बाद कोई मुस्बत खबर आई। डॉलर की मुसलसल गिरावट और ये कहा जाए कि 3 दिन में 20 रुपए की डॉलर में कमी वाक़ई हुई है तो एक बहुत बड़ी खबर होगी। ये मौजज़ा समझे या कोई ऐसी हिकमत अमली जिसके हवाले से आज तमाम तर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा पुरएतमाद नजर आते हैं। गुज़श्ता दिनों में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई ताजिर बरादरी से। उस मुलाकात का असर यह था कि अब रुपए के ऊपर कुछ कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है और ये कॉन्फिडेंस दीदनी है। इसकी मिसाल पाकिस्तान में माजी करीब में कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन क्या ये सस्टेन सर्वाइव कर सकेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल होगा। साथ साथ ये सवाल भी होगा कि पाकिस्तान जहां डिफॉल्ट के दहाने पे था, जिस हुकूमत ने पाकिस्तान के डिफॉल्ट के राग आला पे और इतनी सारी कैदोबंद की सोबतों के बाद इतने सारे अवाम के ऊपर टैक्सेस के अंबार लगा दिए, उस हुकूमत ने अपने 16 माह की मुद्दत में 16 माह की महदूद मुद्दत में 10 अरब रुपए के टैक्सेस आयद कर दिए। आखिर ये कौन सी मुल्क की मईशत के हालात थे कि 10 अरब रुपए के इश्तिहारात बांट दिए जाएं। इस सवाल से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब सैयद रिजवान अली शाह साहब। इनके हमरा हमारे साथ मौजूद हैं यासीन मलिक साहब जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, और साथ में हमें फाइनेंशियल एनालिस्ट जनाब अली मोहम्मद उस्मानी साहब ज्वाइन करेंगे। यासीन साहब, जरा गुफ्तगू आगाज आपसे करते हैं। पहले तो ये बता दें कि ये जो एक इकोनॉमी टर्न अराउंड हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है कि इकोनॉमी टर्न अराउंड कितना मुस्बत है और कितना देर पाओगा? बहुत पॉजिटिव है जी। पहले तो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेमन साहब, बहुत पॉजिटिव है ये। जो डॉलर का रेट गिरा है, इस हवाले से अगर देखा जाए तो यकीनन एक खुशी की उम्मीद आई है कम से कम उस गरीब शख्स को जो डॉलर के लिए परेशान था, पेट्रोल के लिए परेशान था, बिजली के बिलों के लिए परेशान था, बाकी सारी चीजों के लिए परेशान था। उसे हल्का सा एक उम्मीद की झलक नजर आई है। और बाकी बात रही जनरल साहब की, जनरल आसिम मुनीर साहब की, तो यकीनन आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है कि हम लोग जो है जानते हैं कि इस हवाले से कितना इंपॉर्टेंट किरदार होता है इन्हीं इदारों का डॉलर की रोकथाम के लिए, डॉलर को ऊपर नीचे करने के हवाले से बहुत सारी चीजों में इनका इंपॉर्टेंट किरदार होता है। और ये भी किरदार जो था वो इसी हवाले से उन्होंने अदा किया। कराची के बिजनेसमैनों से बात की उन्होंने, लाहौर के बिजनेसमैनों से बात की। लेकिन मैं अगर अपनी नजर में देखूं, बहुत लंबी डिबेट है ये, लेकिन मैं ये कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, और बड़ा पॉजिटिव है गरीब के लिए। अगर थोड़ा सा डॉलर और नीचे आता है, पेट्रोल का रेट काबू में आ जाता है, ये सारी चीजें बड़ी पॉजिटिव होंगी। अली, आप इस सवाल से क्या देखेंगे, क्योंकि आपकी मईशत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह है। माजी में हमने कई प्रोग्राम्स किए हैं इस हवाले से। आज आपको लगता है कि अब जो एक रिवर्सल शुरू हुआ, इसाकदार साहब के जमाने में एक रिवर्सल हुआ था, उसके हवाले से भी हमने बात की थी और वो ज्यादा देर पा नहीं रहा था। इस बार की तवक्को की जा सकती है कि अब जो रिवर्सल हो रहा है वो देर पा होगा? देखिए मुनीर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की। बुनियादी तौर पर अगर नुक्ता नज़र के ऊपर बात की जाए तो ये रिवर्सल और इस रिवर्सल का फिर रिवर्सल, तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है हमारी मईशत के लिए। बात ये, जैसे कि हम एक्सपेक्ट बहुत जल्दी करने लग जाते हैं चीज़ों के अंदर। सबसे पहले तो सवाल ये होता है कि अगर ये 20, 22, 25 रुपए डॉलर ने अपनी वैल्यू घटाई है और पाकिस्तानी रुपए ने अपनी कदर को बेहतर किया है, तो ऐसे कौन से अवामिल थे जिन्होंने इसको अप्रिशिएट करने के ऊपर लेके गया था? सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यही आता है ना कि अचानक वन ऑफ द सडन इतनी तेजी से हमारे रुपए की कदर के अंदर अगर बेहतरी आती है, तो ये वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं देखी जाती। इवन ये जो वॉलेटिलिटी होती है, चाहे वो ये आपको ये वॉलेटिलिटीज जो होती हैं या ये इतनी तेजी से गिरावट और बेहतरी आना, ये सिर्फ और सिर्फ एक के आर्बिट्रेशन मार्केट के अंदर दिखती है या फिर गैम्बल्ड मार्केट में दिखती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर को जब से हम देखें कि लास्ट कपल ऑफ इयर्स से, जब से एफएटीएफ ने पाकिस्तान के ऊपर अपने स्टांस रखा था, तो डॉलर की सर्कुलेशन या टेरर फाइनेंसिंग के लेके, जिसके ऊपर एक अभाम रहता है कि डॉलर की सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती इकोनॉमी के अंदर, वो एक रीजन लम्हा फिक्र रहता है। ऑल्दो ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज तो है कि हमारे रुपए की कदर में इस्तेहकाम आ रहा है, मगर इंटरनेशनली भी आपका प्रोग्राम जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है ये प्रोग्राम, तो ये जो एक बहुत तेजी पे शिफ्ट आता है, ये कहीं एक तासुर ऐसा तो नहीं क्रिएट कर रहा कि ये अचानक से इसके अंदर कौन सी तब्दीली आ गई, अचानक से आपके इंपोर्ट्स बिल या एक्सपोर्ट्स बिल्स के अंदर क्या तब्दीली आ गई, जबकि आपको 80 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो इस वक्त दरकार है डेट सर्विंग के लिए इंटरनेशनल। तो इन चीजों को भी जरा हमें पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए। चाहे आप इसाक डार के पीरियड के ऊपर बात कर रहे थे, उन्होंने आके जब इस तरीके से डेक्लाइन के ऊपर बात की थी, ऑल तो उस इकदाम को भी बड़ा पॉजिटिव लिया गया था, मगर अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसके बाद ऐसा जंप लिया
कि वो रुकने में नहीं आ रहा, राइट। तो ये जो एक डॉलर की स्टेबिलिटी बज़ाहिर तो हमें बड़ी अच्छी लग रही है, जिस तरीके से हमारे इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जब ऑयल प्राइसेस नीचे डिक्लाइन हुए थे, तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि पाकिस्तान सुपर पावर नहीं तो एक्स्ट्रा सुपर पावर बन जाएगा। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, ओवरनाइट सारे प्रोग्राम्स के बाद बातें धरी की धरी रह गई और पाकिस्तान मजीद जो है वो दलदल में फंसता चला गया, चाहे वो अली आईएमएफ का मुझे हो, जरा चाहे यहाँ पे oil prices हो। मेरे इस सवाल पे अगर कहीं आपको लगे गलत तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो डॉलर की जो असल कीमत जो हालिया दिनों में साग डार साहब बता रहे थे कि जो रियल एक्सचेंज रेट है पाकिस्तान का वो तकरीबन 240 और 245 है, और आज डॉलर 300 रुपए पे आया है तो हम मुतमईन हैं और हम खुश हैं। तो क्या ये कुछ ऐसा नहीं हुआ कि पहले पाकिस्तान में जब आमतौर पर एक चीज देखते हैं कि चीज कीमतों को इतना बढ़ा दो कि इसके बाद थोड़ी सी अगर कमी हो तो आवाम उस पुरानी कीमत को भूल जाए और एक नई कीमत को कबूल कर ले। आपको लग रहा है कि डॉलर की मद में भी ऐसे ही कुछ होता नजर आ रहा है? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, अगर आपको स्टॉक मार्केट से जरा भी लगाव है, कि एक शेयर एक मार्केट में, नाम नहीं लेता उस कंपनी का, मगर एक शेयर आपको एक वक्त में 5 रुपए का भी बड़ा वो महंगा लगता था, ठीक है, बड़ा अजीब से एक रेट होता था। उसके बाद वो 175 200 रुपए टच करके आने के बाद जब वो 100 रुपए भी आया तो आपको सस्ता लगता है, ठीक है। तो ये एक मेंटेलिटी आपको सिर्फ या तो गैम्बल्ड मार्केट में दिखती है या फिर आर्बिट्रेशन मार्केट के अंदर दिखती है, यहाँ पे हेजिंग बहुत ज्यादा होती है। सवाल ये पैदा होता है, डॉलर इज नॉट अ कमोडिटी, या डॉलर ये कोई ऐसे एसेट नहीं है जिसकी कोई ऐसे हमारे मुल्क के अंदर गैम्बलिंग स्टेटस या आर्बिट्रेशन का स्टेटस होना चाहिए, राइट। इट इज अ मोड ऑफ ट्रेड, इट्स अ मोड ऑफ पेमेंट्स, इट इज अ मोड ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट, राइट। एक इकोनॉमी जो करेंसी एक्सचेंज रेट को अगर इन पैरामीटर्स के ऊपर देखने लग जाए कि 20% डिक्लाइन हो गया, 30% हमारे रुपए की कदर में बेहतरी आ गई, फिर 70% डिक्लाइन हो गई हमारे रुपए की कदर, तो ये इकोनॉमिक सिनेरियोस नहीं होते हैं। मेरी बात आप लोग अंडरस्टैंड ये करने की अली कोशिश आपका करें। पॉइंट वैलिड है, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन रिजवान साहब ये जो बात अली साहब कह रहे हैं कि ये एक तौर पे खुशाइन तो है कि चलें कुछ ना सही एक बेहतरी आई और एक बड़ी बेहतरी है, इस पर कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन क्या ये सस्टेन कर सकेगी, और अगर सस्टेन करेगी तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, इसके लिए पॉलिसी साजी का अमल कैसे होगा? आपको लगता है कि ये जो एक जो अमल हो रहा है, जो एक पॉजिटिव अमल है, ये सस्टेन कर सकता है और हमें आने वाले दिनों में डॉलर की कदर इसी तरह पे मुस्तहकम नजर आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देनी चाहिए कि कम से कम कोई तो एंकर है जो महंगाई के ऊपर भी बात कर रहा है या पाकिस्तान के हालात पे, माशियत पे भी बात कर रहा है। देखें, माशियत के लिए कोई भी काम करेगा उसको सराहा जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरे माशी बहरान से दो चार है। और मुनीर साहब देखें, बात यह है कि उस्मानी साहब की जो बात है वो तो एक मतलब बाकायदा एक इकनॉमिक से रिलेटेड आदमी है और वो माशियत को और माशियात को सारा समझते हैं। हमारा इससे इतना कंसर्न नहीं होता, ना हमें इसके अंदर कोई स्पेशलिटीज हैं। लेकिन एक बात जरूर ये देखनी पड़ेगी कि आखिर इतना डिप मार्केट में आता क्यों है और इतना एकदम से हाइप क्यों हो जाती है। ये चीज देखनी पड़ेगी, ये एक इम्पोर्टेंट बात है जिसको मेरा ख्याल है, आप देखें हम रोज ही सुनते हैं खबरों के अंदर जी, अरबों रुपए जो है वो ताजरों के डूबे। हर रोज हम इसी तरह की खबरें सुनते हैं। तो देखें, इस मार्केट को अभी जो डॉलर की रेट के ऊपर आप बात करें, पहले तो ये अवामिल भी आपको देखने चाहिए कि आखिर ये डॉलर इतना राइज कैसे हो गया, वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये राइज हो गया, उन वजूहात को किस तरह रोका जाएगा। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी चीज को गेन कर लेना, हासिल कर लेना, किसी टारगेट को, आप उस जगह को मेंटेन करके रखें। लेकिन रिजवान साहब जरा मुझे ये बताइएगा, अगला ये है क्या, रिजवान साहब ये बताइएगा, ये जो आप सस्टेन सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, देखिए आर्मी चीफ का एक बयान आता है, रिजवान साहब आर्मी चीफ साहब का एक बयान आता है, एक मुलाकात होती है, वहां से एक बयान आता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मैं आर्मी चीफ ने अपना काम कर दिया, अपना किरदार अदा कर दिया, और अब वो इस बात को इंश्योर भी कर रहे हैं कि जो लीकेजेस हैं उसको नहीं होने देंगे। लेकिन उसके लिए फिर इंप्लीमेंटेशन और उसको बेहतर बनाना एक गवर्नमेंट का काम है। एज ऑफ नाउ आपको लग रहा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट इसके पास ऑलरेडी इतना कुछ करने के लिए इतने कम टाइम में वो ये सब कुछ कर सकेगी? केयर टेकर गवर्नमेंट तो आपकी सब कुछ वो भी कर रही है जो उसके जवाबदेही नहीं है, जो उसको नहीं करना चाहिए। कर तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि ये स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा।
भरपूर तरीके से। ये बात सही है। यासीन साहब जरा आप बताइएगा, ये जो अब मामला है कि किरदार अदा करना पड़ेगा, आपको लगता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट इतनी इक्विप्ड है ये सारे मामला को हैंडल करने के लिए? हमारे दोनों भाइयों ने बड़ा बेहतरीन अपना नुक्ता नजर दिया। मैं पहले कह रहा था जवाब में आपको कि हम इस पे डिबेट करें तो काफी डिबेट हो सकती है, लेकिन मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है, बड़ा सादा है, बड़ा सीधा है। मैंने कहा कि 20 रुपए डॉलर नीचे आया है, दिस इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर ऑल पुअर पीपल इन पाकिस्तान। वो नीड के हमारा 50 रुपए मजीद नीचे आए, ये हम डिबेट बाद में कर लेंगे। ऑब्वियसली आप खुद देख रहे हैं कि टेकर की गवर्नमेंट है, कारोबारी हजरात को कॉन्फिडेंस नहीं था, जनरल साहब के बाद मिलने के बाद उनको कॉन्फिडेंस आया। आपको पता ही है पाकिस्तान की जितने भी जर्नैल हैं या जो भी इस टाइम बरसर इक़्तिदार जो टीम है एस्टेब्लिशमेंट की, उनके ऊपर हमारा जो बिजनेसमैन है वो ज्यादा ट्रस्ट करता है। अगर हम खुद सब कुछ जानते हुए भी अपने लोगों को बात सही ना बताएंगे तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी आपके व्यूअर्स के साथ या जो हमें लोग जो देख रहे हैं। इसमें सिंपल सा यही फंडा है कि जनरल साहब ने उनको कॉन्फिडेंस दिया और कॉन्फिडेंस देने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ और डॉलर मजीद लोगों ने इन्वेस्ट किया, स्टॉक एक्सचेंज भी पॉजिटिव तरफ आया और डॉलर भी ऑब्वियसली नीचे गया। मैं आपका सवाल ये था कि मजीद केयर टेकर गवर्नमेंट की जो बात मैं रिजवान भाई से बिल्कुल मुतफिक हूँ कि वो बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं, उनकी ड्यूटीज बहुत सारी ऐसी लगा दी गई हैं जो शायद उनको नहीं करने चाहिए। जहां तक बात है कि ये डॉलर क्या उनकी वजह से आया है या क्या वो इसको स्टेबल कर पाएंगे, तो भाईजान उनकी वजह से ना आया है ना उन्हें स्टेबल करना है। जिनकी वजह से नीचे आया है वही स्टेबल करेंगे और उनकी करना मजबूरी है और वो करते रहेंगे और वो मेंटेनेंस भी करेंगे इसकी। अच्छा, मैं जरा यहाँ पर जी रिजवान साहब कि मेरे भाई मुत्तफिक तो है मेरी बात से, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किसने इस केयर टेकर गवर्नमेंट की ड्यूटियां लगाई हैं और क्या लगाई हैं, ये भी वाजे करना जरूरी है। सर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, आप मुझे ये बताएं सर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तो अब आप मुनीर भाई आप कवर दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मुझे सर कवर देने से मुझे यहाँ पे कवर देना जरूरी है। मुझे आप एक बात सारे ये समझाएं कि मुझे बताएं कि डॉलर के रेट से चीनी के रेट का क्या ताल्लुक है भाई? डॉलर के रेट से आटे के रेट का क्या ताल्लुक है भाई? अली आप जवाब देते, ये बड़े सवाल इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप दिखा रहे हैं आप और चीज है कि डॉलर कम हो गया तो आज क्या पाकिस्तान एकदम तरक्की कर गया? एग्जैक्टली ठीक है। मैं बल्कि अली से जवाब दूंगा। शाह जी आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। इनफैक्ट मैंने यही बात कर रही थी कि आज चीनी की कीमतें भी कम हुई हैं। जी आप बात मेरी पूरी होने जी सर आप कर ले, सर आप पूरी कर लें। मुझे आप ये बताएं कि 3 रुपए के ऊपर जो आज सारे कह रहे हैं कि 3 रुपए या 5 रुपए डॉलर गिर गया है ओपन मार्केट में, तो मुझे ये भी तो समझाएं कि आज पाकिस्तान के अंदर कितने लोगों को फालतू रोटी मिल गई या कितने लोगों ने जो है ना पेट भर के खाना खा लिया, कितने मजदूरों ने पेट भर के खाना खा लिया। मेरा तो कंसर्न अवाम से है ना। सर आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन ये जो नुक्ता है ना कि ये डॉलर की कीमतों से बाकी चीजों के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है और खासकर वो चीजें जो पाकिस्तान में पैदा होती हैं उनके ऊपर तो शायद इफेक्ट नहीं होना चाहिए था। अली प्लीज इसको जरा रिस्पॉन्ड कर सके आप। दूसरा नुक्ता वो भी है ना ड्यूटीज वाला, वो भी क्लियर कर लें सर। वो भी ले लेते हैं सर, वो भी ले लेते हैं। अली भाई आप जरा बताइएगा कि ये जो मामला है कि डॉलर तो नीचे आ रहा है लेकिन साथ साथ चीनी, आटा, दाल, ये आम आदमी की चीजें, इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? अली ये बताइएगा कि डॉलर तो नीचे आ रहा है, इसके साथ साथ आटा, दाल, चीनी की कीमतों पर क्या इफेक्ट आएगा? देखिए कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इस वक्त बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर कोई आ गया इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म के अंदर दे दिया गया तो दे दिया गया, वरना अल्टीमेटली जब तक के मैं आपको जैसे अभी हमारे एक साथी ने बात की कि हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि नीचे आ गया, बाद में अवामिल देखे जाएंगे। तो अवाम का मैटर खुश होना नहीं है, अवाम का मैटर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है। जो आप उनसे सवाल भी कर रहे थे कि सस्टेनेबिलिटी किस तरीके से हमें रखनी है, क्योंकि जब तक के देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर अभी सिर्फ ऑयल प्राइसेस जो हमारे चल रहे हैं 90 रुपए के ऊपर, राइट? इस पॉइंट को $90 फी बैरल, $90 फी बैरल के ऊपर राउंड चल रहा है। कुछ ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ आई जिसकी वजह से कुछ रिकवरी भी आने का चांस है, बट अभी वो प्रोमिनेंट उसके अंदर चेंजेस नहीं देखने को आ रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो आईपीपीस का जो सबसे बड़ी डिबेटेबल डिस्कशंस चल रही है, जिसके ऊपर आईएमएफ के तहत आप बात कर रहे हैं कि बिजली के नरखों में कमी की जाए, वो तो सारा फर्नेस ऑयल के ऊपर चल रहा है।
डॉलर की जो आपने अब इस वक्त आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन चल रही है, वो भी एक फंडस उसके बेसिस के ऊपर चल रही है कि आपके यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत पे लेवीज क्या लगानी चाहिए, बिजली के बिलों के नर्ख क्या होने चाहिए। तो अल्टीमेटली आप जो है अगर एक चुंगल से निकलते हैं तो दूसरे चुंगल में आके लेकिन अली एक चीज, आज एक और डेवलपमेंट है, मैं आपकी बात, सॉरी बात काट रहा हूं, आज एक और डेवलपमेंट हुई है। आज ये गालिबन जराए के मुताबिक ये बात कोट की जा रही है कि पहली तारीख से, 1 अक्टूबर से फरवरी की 30 तारीख, फरवरी की 28 तारीख तक मार्केटें, बाजार को मगरिब पे बंद करने का कहा जा रहा है। अब आप, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे यहां जो आईपीपी के साथ जो मुआहिदे हुए हैं, चाहे हम उनसे बिजली लें या ना लें, हमें उनको पैसे तो पूरे देने, अदा करने। तो फिर उसमें क्या फर्क आएगा, इंपैक्ट क्या आएगा? देखिए, इंपैक्ट सिर्फ आपके कंजम्पशन के अंदर चेंजेस आएंगे। लेट्स सपोज कि सर मेरी कंजम्पशन के लिए जो चेंज आएगा वो मेरा आएगा ना। आईपीपीस को तो एट द एंड ऑफ द डे उनको तो पैसे जाने ही जाने, चाहे वो बिजली प्रोड्यूस ना भी करें। मैं बात वही कर रहा हूँ, वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वो कंजम्पशन में चेंज आएगा तो अपनी रिकवरी के लिए डॉलर, वो जो यूनिट है 50 से 60 रुपए कर देगा। यही हो रहा है ना सर, कि 200 यूनिट की एग्जेम्पशन थी, फिर उसके बाद 300 यूनिट, उसके बाद फिर आपने उसके बाद जो लगाना शुरू किए। दूसरे एंड के ऊपर आप जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर जाते हैं तो तमाम प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी ज्यादा है, लग्जरियस, जिसको इकोनॉमिक्स में एक लग्जरियस प्रोडक्ट्स कहा जाता है, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टेलीविजन हो गया, ये एक लग्जरियस प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके ऊपर ड्यूटीज और टैक्स भी लग रहे हैं और इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो अल्टीमेटली 2-3 कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो ये देखे जाने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अवाम बिल्कुल डेप्राइव्ड है या अवाम के साथ जो है वो बहुत अच्छी हिकमत अमली तैयार की जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से। इन चीजों से बिल्कुल कतई नजर हमको देखना चाहिए कि कोई मेजर शिफ्ट हमें आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल राइट नाउ, अनलेस, हाँ ठीक है मैं शायद गलत हूँ, क्योंकि देखिए इसाक डार साहब के पीरियड के अंदर भी जब डॉलर नीचे आया तो बहुत सी एक्सपेक्टेशन आई, मगर क्या आप मुझे बताएं कि बिजली के नरखों में कमी आई? क्या आप मुझे बताएं डॉलर पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी आई? बल्कि उस डेक्लाइन के बाद से जो पेट्रोलियम प्राइसेस ने अपलिफ्ट करना शुरू किया, तो शायद अभी भी हम कान पकड़ के बैठे हुए हैं। अली ये पॉइंट आपका वैलिड है, लेकिन मुझे अपने अगली स्टोरी के ऊपर भी बात करनी है क्योंकि इससे बड़ी लिंक्ड है। पाकिस्तान में हम ये बात के अंदर मुनीर भाई, सर आप ऐड कर लें सर। एक चीज ऐड और भी आप ये कर लें कि आईएमएफ ने आज आपको कह दिया है कि आप सिर्फ 200 यूनिट्स के कंज्यूमर्स को जो है ना वो नहीं सर आप इसको गलत फ्रेज कर रहे हैं, आप शाहजी इसको गलत फ्रेज कर रहे हैं। आईएमएफ ने आपकी जो डिमांड थी उसको रिजेक्ट कर दिया और अपनी जो तजवीज थी उसको आपके सामने पेश कर दिया कि अब आप ये कर सकते हैं, इतनी इजाजत आईएमएफ ने दी है। लेकिन रिजवान साहब इससे बड़ा कंसर्न है। मुनीर भाई आपको एक बात बता दूं, 3 दिन के अंदर आपकी चीनी सस्ते होने वाली है। आपके प्रोग्राम में पहली बार ये कोई भी सर वो चीनी सस्ती हो जाएगी, लेकिन जो पिछले एक हफ्ते में चीनी के नाम पे लोगों ने अरबों रुपया बना लिया उसका क्या होगा? ये भी तो सवाल है ना, वो भी तो कहीं पकड़ होनी चाहिए। हमें तो बस ये लगता है कि ये जो 3 दिनों में अब जो सस्ती होने वाली है ना, चलो गरीब के लिए ये तो खुशी है, क्योंकि सर ये गरीब के लिए खुशी नहीं है ना यासीन साहब, अगर यहाँ पे क्रैकडाउन नहीं होता तो कैसे खुशी है? आप किसको सस्ता कह रहे हैं जनाब? आप सही बात है, सस्ता कह रहे हैं, एक चीज को सस्ता कह रहे हैं, महंगा करके आप 30 रुपए सस्ता कर दे तो आप किस चीज को सस्ता कह रहे हैं? अवाम के तो 70 फिर भी गए बीच में, वो नहीं कैलकुलेट होगा ना सर। सर वो 80-100 रुपए वाली जो चीनी थी ना, अब वो 150 रुपए में सस्ती हो रही है। हाँ सब्सटेंशियल चेंज है सर, ये साइकोलॉजी है ना सर। रुपए वाला पेट्रोल, 160 रुपए वाला पेट्रोल 302 करने के बाद आप उसको 5 रुपए कम कर दें तो आप कहें अब 295 सस्ता हो गया। आपके एक इदारे की बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत जाके चीनी मालिकान से मिली है और उसने कहा है कि अगर आप लोग हफ्ते के अंदर अंदर ये काबू नहीं करेंगे तो आप लोगों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा और अच्छा खासा क्रैकडाउन होगा। यासीन साहब मेरी इतलात के मुताबिक असल चीनी के मालिकान या तो दुबई में बैठे या तो लंदन में बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुनीर साहब आप। उनसे अगर मुलाकात हुई है तो फिर लंदन प्लान का तस्करा हो जाएगा। 22% और 24% बैठे हुए हैं उन मालिकान से, तो उनका व्हाट्सएप पे राब्ता हो जाता है। ये कोई और मालिकान भी होते हैं जो आगे पीछे होते हैं। चले अच्छा, मालिकान का मालिकान से राब्ता हो रहा तो अच्छी बात है, लेकिन ये एक और चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक शेर भी सुनाना बनता है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहराने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ख्याल अच्छा है सर, मुझे जन्नत और की बात बाद में कर लेंगे, वो बिल्कुल हम प्रोग्राम की बात करते रहेंगे। लेकिन मुझे यासीन साहब आपसे जरा पर्टिकुलर सवाल करना है। कल ये फिगर्स आए कि गुज़िश्ता 16 माह की हुकूमत ने गालिबन 10 अरब रुपए के इश्तिहारात दे दिए अपनी तशहीरी मुहिम के लिए,
उस 16 माह में ऐसा क्या हुआ था कि उसके लिए 10 अरब रुपए के इश्तिहारात जारी करने पड़े? सर आपको मुनीर भाई सब पता है कि सबसे पहले तो इनकी कोशिश थी कि वो जो साइफर वाला ड्रामा था जिसमें अवाम बहुत ज्यादा एंगेज हो गई थी एक पार्टी के साथ, उसको कम करना। इनके 16 महीने के अंदर मिशन कुछ और था, लेकिन जब ये आ गए थे तो इनको पता चला कि साइफर में बहुत ज्यादा अवाम उनके साथ हो गई है, पिटाई के साथ है, बहुत सारी और चीजें हो गई थी। तो इन्होंने पहले तो मीडिया की आवाज बंद करने के लिए, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इन्होंने मीडिया के बड़े चैनल जो हैं उनको अच्छे खासे दिया, छोटे चैनल को कहते हैं उनके वहां पे भी गिरे। तो ये वाकईतन फिनोमेना बहुत सारे हैं कि क्या एक गरीब मुल्क उसको 10 अरब रुपए की और आप लगाते थे। आज इश्तेहार चाह रहा था वो मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो किसी दानिश लगते भी थोड़े ओवर एक्टर ही हैं, जब भी वो कुछ ऐड लग रहे होते हैं छोटे मियाँ साहब जो है वो अजीब हरकतें करते हैं। वो एक ऐड आपने देखा होगा कि बुलेटिन से पहले हर जगह वो दिन में कुछ 100 बार चल रहा था, फिर मुख्तलिफ और फिर लेकिन यासिन साहब, आपको नहीं लगता कि जो 10 अरब रुपए के जो इश्तिहारात दिए हैं, सबसे बड़ पहले से यासिन साहब, ये आपको नहीं लगता कि जो 10 अरब रुपए के इश्तिहारात जो दिए हैं या जिनके हाथों से दिलवाए गए, उनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? यासिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर देखिए, अकाउंटेबिलिटी आपको पता है, मरियम कुछ लोगों से मिली है, उन्होंने कहा कि अगली बार भी मैं ही मिनिस्टर हूं, बस ये बीच का टेन्योर थोड़ा सा काटना है, अगली बार मैं हूं और मैं आगे बड़ी मोहब्बतें करने वाली हूं। बड़ा वो जिसे कहते हैं ना अपना गैंग बनाना, अपने लोग इकट्ठे कर लेना कि तू भी मैं। और ये एक प्रॉपर एक सिनेरी होता है। ये जो एंड पे बिल है, ये कितना बड़ा टोपी ड्रामा था सहाफियों के साथ, आपको समझ आ जाए तो आप हंस हंस के पागल होते रहे कि जिनके लिए क्लैपिंग की गई, जिनके लिए कहा गया आप सहाफी का जो है वो कोई तनख्वाह नहीं काट सकता, क्योंकि हुकूमत जो है वो जब भी उसको सरकारी एड बंद कर। इन किस्म के ड्रामेबाज लोग हैं जो मुसलसल हमारे साथ हम के साथ खेलते जा रहे हैं और हम बड़े मजे से एंजॉय करते हैं इस खेल को। रिजवान साहब, आप भी इसी शोबे से ताल्लुक रखते हैं? मुझे जी रिजवान साहब। आ रहा है अपने प्यारे भाई की बात सुनकर के आज खुलकर मुखालफत तो कर ही रहे हैं उस हुकूमत की जो 17 माह इस मुल्क के ऊपर मुसलत कर दी गई और अवाम के ऊपर मुसलत कर दी गई। चलें, शुक्र है इन्होंने जाने के बाद ही सही, लेकिन मुखालफत तो कर ही दी उनकी खुल के। ये एक अच्छी बात लगी इनकी मुझे। सर हाँ, बता दें मुझे, आप बता दें जो 10 अरब के इश्तिहारात दिए गए, ये क्या मतलब, ऐसी कौन सी पाकिस्तान में मुस्बत खबरें चल रही थी, ऐसी कौन सी दूध और शहद की नहरें बह गई थी कि 10 अरब रुपए के इश्तिहारात देने पड़े? सर उसका आपको पता ही है कि क्या करना था। 10 अरब से क्या किया आपने? मीडिया को मैनेज किया, मीडिया को कंट्रोल किया, एक ही पार्टी के खिलाफ बयानिया बनाया गया, एक ही पार्टी के को बैन किया गया, एक ही शख्सियत को बैन किया गया। और क्या किया गया उस 10 अरब से? ये सब दिखाया गया कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो जितना अच्छा कर रहे थे वो अब हम भुगत रहे हैं ना सारे अवाम की। लेकिन रिजवान साहब, एक कंसर्न और भी है ना। एक तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इश्तिहारात दिए, प्रिंट मीडिया पे दिए, डिजिटल मीडिया पर अरबों रुपए के इश्तिहारात चलाए गए डिजिटल मीडिया पर। इसकी क्या मतलब मंतक है? क्योंकि ये जो डिजिटल मीडिया के जो इश्तिहारात चलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ज्यादातर डिजिटल मीडिया आपके मुल्क के नहीं है, ये बाहर से ऑपरेट होते हैं। तो ये कहा जाए ये अरबों रुपया आपने मुल्क से बाहर भेज दिया एक तरीके से। माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात है कि एक तरफ उनके पास जो है वो इलेक्शन कराने का उस वक्त बजट नहीं था और एक तरफ आपने मीडिया के ऊपर 10 अरब रुपए लगा दिए। लेकिन बात यह तरजीहात की बात आती है। ये हमेशा नून लीग इसी तरह करती है कि वो तस्वीरें अपनी लगाती है और उसको जो है प्रमोट करती है। आपको पता ही है ये सारा क्या होता है और उसका मकसद क्या होता है। इसका मेमन साहब मकसद मुझे एक मिनट इजाजत दीजिए। सर मैं आता हूं आपकी तरफ, आता हूं सर जी, आप पहले कंप्लीट कर लें। बोल लें मैं इनकी बात का साथ ही जवाब दे दूंगा। सर आप ऐड कर लें, चलें यासीन साहब। रिजवान भाई कह रहे थे कि शुक्र है कि ये अब तो बोले, मैं तो पूरे 1.5 साल बोलता रहा हूं, लेकिन मैं उस 1.5 साल से पहले 3.5 साल भी बड़ा बोला हूं कि जिस हुकूमत को इकोनॉमी का नहीं पता था, जिस हुकूमत को कख पता नहीं था, ना उनको सहाफियों का समझ थी, उन्होंने 1-2 चैनल्स को पूरा आशीर्वाद उनको हासिल था और उन्हीं के ऊपर वो खेलते थे, उन्हीं के ऊपर उनको जो है वो चलाया जाता था। हम कम से कम उन सहाफियों में से नहीं है जो एक चैनल्स के या एक तरफ बोलते थे। जो हक की बात नजर आई कि
जो गरीब की बात नजर आएगी हमेशा वो बोलेंगे। और उस हुकूमत ने जो है ना 3.5 साल वाली हुकूमत ने वो इससे ज्यादा बुरा काम किया जब उसने जाते हुए एक उनके वजीर आजम साहब जिनका नाम आजकल मीडिया पे बैन है, तो उन्होंने जब बैठ के 15 रुपए पेट्रोल और 15 रुपए डीजल सस्ता किया, तो उस प्रोग्राम के बाद आईएमएफ ने कहा कि हम आप लोगों पे एतबार ही नहीं करते, ट्रस्ट ही नहीं करते, तुम लोग सियासत से ज्यादा रियासत से ज्यादा सियासत को अहमियत देते हो। लेकिन यासीन साहब मेरा सवाल ये है, यासीन साहब ये जो मेरा सवाल है, शाहजी एक मिनट, शाहजी रिजवान साहब एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। यासीन साहब ये जो आपने बात कही कि आईएमएफ ने बात कही, ये बात आईएमएफ ने कही, आपसे किसने कहा? सर आईएमएफ ने ओबियसली कहा ना, आईएमएफ ने, आप और मैं मीडिया से कनेक्ट नहीं है सर ये बात हम तक जो पहुंची, सर ये बात जो हम तक पहुंची ये अगली हुकूमत से पहुंची। आईएमएफ ने कभी इस तरह का स्टेटमेंट मेरे नजर से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं गुजरा। इस चीज का प्रूफ देता हूं मैं साहब। जमान पार्क से क्या आईएमएफ का ग्रुप मिलने गया या नहीं गया, उसमें सर वो बात अलग है, लेकिन मुझे ये बता दें, क्योंकि मैं अगर गलत नहीं हूं। यार आप अजीब बात कर रहे हैं, वो तो गारंटी लेने गए हैं कि हम वो गारंटी क्यों लेने गए हैं? वो इसीलिए गारंटी हर हुकूमत लेने गए जाते हैं गारंटी। आप हकायक को मस्त करके बता रहे हैं भाई। नहीं यासीन साहब मुझे एक और चीज भी ऐड कर दीजिए ना। नहीं आपका पॉइंट वैलिड है यासीन साहब, आपका पॉइंट वैलिड है, मैं आपके पॉइंट से इनकार नहीं कर रहा। दूध की नहरें आप तो बह रही हैं ना, जिनकी आप हिमायत कर रहे हैं, उन्होंने तो दूध की नहरें बहा दी ना पाकिस्तान के अंदर। आप गलत नहीं रिजवान साहब मैं प्लीज एक सेकंड, यासीन साहब प्लीज ये चीज एक मेरे ख्याल से जरूरी है। किसी की हिमायत और मैं मुखालफत का काम कर रहे हैं, वो ना करें। मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं, मैं तो मुकम्मल नहीं आपने ये गलत बात कही है ना कि आईएमएफ उधर मिलने के लिए गया। आईएमएफ तो मरियम नवाज से भी मिलने के लिए गया था। आईएमएफ तो हर पार्टी कोई नहीं गया। आईएमएफ मरियम नवाज से मिलने नहीं गया। नहीं तो मरियम नवाज कौन है यार? मरियम नवाज कौन है? हुकूमत नहीं थी। आईएमएफ मरियम नवाज से मिलने नहीं गया, वो शहबाज शरीफ अच्छा हुकूमत से मिला, वो पीपल्स तो पार्टी भाई लोगों से मिला। मेरे भाई आप अजीब बात। सर ये हम डी ट्रैक हो रहे हैं रिजवान साहब ये डी ट्रैक हो रहे हैं हम, प्लीज यासीन भाई। अच्छा आईएमएफ पीपल्स पार्टी से नहीं हुई। आगे नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। वो मरियम सर मैं मुझे एक चीज रेक्टिफाई करने दें यासीन साहब, ये बात बिल्कुल अहम है, ये मैं आपकी बात से डिनाई नहीं कर रहा। से मिलने जमान पार्क आईएमएफ मिलने इसीलिए गया कि छोटी दो भाई कल अगर इख्तिदार में आ जाते तो खुदा का खौफ करें। आप मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बोल रहे हैं साफी होकर, और आप अपने पास से आईएमएफ के मुतालिक एक बयान दे रहे हैं। बट नहीं मैं ये कह रहा हूं यासीन साहब, अगर इसका अंटिल अनलेस कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं है तो इसको कोट हम नहीं कर सकते ना उस तर्ज पे। अगर कोट करेंगे तो फिर उसमें वो वेटेज नहीं रहेगी। एक चीज और भी ऐड कर लेते हैं, गुज़िश्ता हुकूमत ने यह भी कहा कि सीपैक के प्रोजेक्ट्स सुस्त रफ्तारी का शिकार रहे, सीपैक के प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं हुए, जिसको चाइनीज अथॉरिटीज ने निगेट किया। यह बात तो वहां से भी सामने आई। जी यासीन साहब। मुनीर भाई मुझसे कुछ पूछ रहे हैं? जी यासीन साहब मैं यही कह रहा हूं कि ये जो बात कही गई ये आईएमएफ के मुतालिक ये अगली हुकूमत ने की, ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने की, पीडीएम की हुकूमत ने की। मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ कह रहे थे, ये भी नहीं कह रहा वो सच कह रहे थे। एज ऑफ नाउ आईएमएफ ने इस पे कोई ऑफिशियल वर्जन इन राइटिंग कहीं नहीं दिया। आप फिर मुझसे प्रूफ ना मांगे ना सर। मैं मांग नहीं रहा, मैं एक बात कह रहा हूं सर, मैं जस्ट फॉर द रिकॉर्ड एक बात कह रहा हूं, मैं जस्ट फॉर द रिकॉर्ड एक बात कह रहा हूं, क्योंकि उसी हुकूमत ने जो चाइनीज प्रोजेक्ट सीपैक के हवाले से जो बात कही थी, वो बात चाइनीज अथॉरिटीज ने उसको रिजेक्ट किया और यह भी कहा कि सीपैक पे किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो उसकी डिलीवरेंस की बात हो रही थी, सुस्त रफ्तारी की बात हो रही थी, वहां पे वो बात आई कि कोविड की वजह से जहां पे सुस्त रफ्तारी वो अक्रॉस द ग्लोब थी, बट उसमें गवर्नमेंट्स के इश्यूज नहीं थे। तो मेरे ख्याल से हमें जब फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर बात करनी है तो हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए कि इसने ये किया उसने किया। जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में लाखों नहीं बहुत सी गलतियां होंगी, मतलब उसको गिना भी नहीं जा सकता, लेकिन अगर फैक्ट्स करेक्ट नहीं हो तो फिर वहां पे करेक्ट होना जरूरी है। नहीं हमाद अजहर का ट्वीट कोट कर रहा हूं, हमाद अजहर का ट्वीट कोट कर रहा हूं। उसने कहा था कि खान को गेम से तुम लोगों ने बाहर निकाल दिया है, लेकिन आज छोटी खान को ही देनी पड़ी है आईएमएफ को। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, वो भी लगा दीजिएगा। दूसरा मैं कोट कर रहा हूँ शौकत तरीन का आपको ट्वीट, उन्होंने फरमाया था ये जो मीटिंग थी स्क्रीनशॉट एक शेयर किया गया था उनका,
और स्क्रीनशॉट के अंदर हमाद अजहर भी मौजूद थे, आपके ये शौकत तरीन साहब भी मौजूद थे वहां पे। सर एग्रीड सर, मैं आपके पॉइंट से एग्री कर रहा हूं, मैं उससे डिसएग्री नहीं करता, लेकिन मेरे पास वक्त कम रह गया, मैं आखिरी 4 मिनट रह गए, मुझे एक चीज और ऐड करनी है। रिजवान साहब प्लीज मुझे पॉइंट पर रहिएगा, मुझे 4 मिनट है मेरे पास। अभी गवर्नर सिंध की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, इस मुलाकात को कैसा देख रहे हैं कि वो मुलाकात उस दौरान हो रही थी जब आसिम मुनीर साहब कराची में मौजूद थे, ताजिर बरादरी से मुलाकात कर रहे, तब गवर्नर सिंध लंदन में मौजूद थे। जी रिजवान साहब। वो तो आपने कल देख ही लिया होगा काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में क्या बात हुई और क्या उन्होंने उसका जवाब दिया कि जी मैं तो हाल पूछने गया था, मैं उनसे पूछने गया था और बात करने गया था, तो उसके ऊपर उन्होंने तो वाजे नहीं किया, लेकिन नजर तो यही आ रहा है कि जो नया सेटअप है उसके लिए काम हो रहा है और नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने के लिए रजामंद किया जा रहा है, उनको कोई गारंटीज दी जा रही हैं। रिजवान साहब ये बात कल गालिबन उस इंटरव्यू में ये भी कहा गया कि अगली बार हुकूमत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की होगी और बड़ी श्योरिटी से कहा गया। आपको लगता है कि ये इसमें कोई वजूहत है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से उनको कोई गारंटीज दी जा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब आ जाएं और दोबारा इस पाकिस्तान की किस्मत चमकाएं, जिस तरह उन्होंने पिछले अपने अदवार में चमकाई है, जिस तरह अभी साग डार दूसरी दफा आकर पाकिस्तान को जो है वो चौथे आसमान पर पहुंचाकर चले गए हैं, तरक्की दूध और शहद की नहरें बहा के चले गए हैं, डॉलर सस्ता करने आए थे 300 का करके चले गए हैं, तो बिल्कुल अब नवाज शरीफ साहब को भी चांस मिलना चाहिए। लेकिन फिर एक सवाल मेरा रिजवान से बड़ा मुख्तसर सवाल है कि अगर गवर्नर सिंध का इंतखाब किया गया पैगाम रसानी के लिए या मीडिएटर के तौर पे, तो क्या गवर्नर सिंध को इस बात का इतलाक नहीं है कि उनकी अपनी जमात इस वक्त किस सूरत हाल से गुजर रही है? और खुद वहां पे आज भी मुस्तफा कमाल साहब का एक ग्रुप है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आज भी अलहदा खड़ा है, पार्टी में होने के बावजूद भी अलहदा खड़ा है। देखिए, मुझे वहां पर ना प्रोविंशियल पॉलिटिक्स नजर आ रही है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को जो है किसी मकाम पर पीछे बैकफुट पे किया जा रहा है। तो इस तरह का महसूस हो रहा है मुझे कि पीपल्स पार्टी को बैकफुट पे किया जा रहा है और वहां पर एक नया जो है वो आपको लगता है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट कोई क्रैकडाउन हो रहा है या पीपल्स पार्टी की जो क़यादत इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं, उसकी वजूहात ये हो सकती हैं? देखें, पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, ठीक है, और इस इलेक्शन के मुतालबे के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पीपल्स पार्टी की अपनी मर्जी नहीं है या वो ये चाहते नहीं है कि ये किया जाए। रिजवान साहब आखिरी कमेंट, ये जो आज वकला कन्वेंशन हुआ, उस वकला कन्वेंशन में बहुत सी तकारीर की गई और वो काफी जज्बाती तकारीर थी। ये वकला कन्वेंशन ने आज क्या एक फिर से एक वकला तहरीक का आगाज कर दिया? देखिए, वकला तहरीक का आगाज की वजूहात देखनी पड़ेंगी आपको कि जिस वक्त जजेस वक्त पर फैसले नहीं दे रहे, बहुत सारे ऐसे सियासी कैदी भी मौजूद हैं जिनके समातें मुकर्रर नहीं की जा रही, जिनकी जमानतें नहीं हो रही, कोई खवातीन है जो कई महीनों से वहां पर जमानत के लिए बैठी हुई है। तो ये जब मामलात होंगे और फिर वकला को भी ये ऐसा लग रहा है कि शायद इस वक्त जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे। ठीक हो गया। मैं चाहूंगा यासीन साहब आप जरा प्लीज क्विकली इसके ऊपर फाइनल कमेंट कर दें। जो गवर्नर साहब की मुलाकात हुई है, यादें माजी अजाब यारब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। आज लतीफ खोसा साहब बैठ के लतीफ खोसा साहब बैठ के लेक्चर दे रहे थे। कौन से लतीफ खोसा साहब? जो अयान अली के वकील थे। और बाकी उन्होंने किस दौर में, जरदारी साहब के दौर में किन किन केसों को डील किया वो जरा देख लें। फिर लेक्चर देने वाले लोग कौन से थे? मतलब जो अपनी बार आए तो क्या कुछ जुल्म ज्यादती नहीं हुआ इनके सामने पिछले 8-9 सालों में? इनको अब याद आया कि अब जमहूरियत नहीं है, इनको अब याद कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं। आखिरी चीज जो आप फरमा रहे हैं, खान साहब ने एक प्रोग्राम में खड़े होकर कहा कि मैं कमर परवेज बाजवा साहब का शुक्र अदा करता हूं कि जनरल साहब सऊदिया से पैसे लाए, फलां से पैसे लाए, फलां से पैसे लाए। ये वैद जर्नल है जो बड़ा अच्छा और बेहतरीन इंसान है, तब सब ठीक था। अब क्योंकि ये है उनके अगेंस्ट हो रहा है या उनकी हुकूमत में होते हुए नहीं हो रहा, तो ये सब गलत हो रहा है। यहाँ मेमन साहब सिर्फ एक बात है, अपनी बारी गलत हो ठीक हो सब अच्छा, दूसरे की बारी कुछ अच्छा भी हो रहा हो तो वो भी गलत है, वो भी जमहूरियत के मुनाफी नहीं है, वो भी आइन से मुतरातिफ नहीं है। यहाँ सिर्फ अपने लिए हम जो है ना वो हर 90 दिन में इलेक्शंस ना होना ये अच्छी रिवायत है। यासीन साहब 90 दिन में इलेक्शंस ना होना ये अच्छी रिवायत है। 90 दिन में इलेक्शंस ना होना ये कोई अच्छी मुस्बत रिवायत है?
मुझे आपकी आवाज नहीं आई मेमन साहब जरा। सर मैं कह रहा हूं 90 दिन में इंतखाबात का ना होना ये मुस्बत रिवायत है। बहुत सारी गलत रवायतें हैं। मैं तो कहता हूँ 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन ये इंतखाबात का सवाल नहीं था। आपका सवाल ये था कि वुकला क्यों कर रहे हैं जी, इकोनॉमी के अंदर क्यों हिस्सा ले रहे हैं, कुछ कह रहे नहीं हैं सर वो तो वन ऑफ द सेगमेंट था सर, वो तो बट अगर उसकी पूरी आप इस कन्वेंशन को अगर ये नाम जवाब मंसूब कर रहे हैं वुकला कन्वेंशन तो समझ में आता है। पीटीआई जी शाह जी आप कुछ ऐड कर रहे हैं, शाह जी आप कुछ ऐड कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये खुद से मेरे जवाबात कैसे मुझसे मंसूब कर सकते हैं। मैंने कब इस तरह कहा कि इकोनॉमी के लिए ये नहीं कर रहे। मैंने तो कहा इकोनॉमी के लिए जो भी आगे बढ़ रहा है वो कुछ आयन बात है, लेकिन ये खुद से ही बात मेरे से कैसे मंसूब कर। नहीं वो आपसे नहीं कह रहे, वहां पे गालिबन वुकला तहरीक वुकला कन्वेंशन में आज एक आध इस तरह की कोई तकरीर हुई है, लेकिन ओवरऑल जो वुकला कन्वेंशन का जो मकसद था वो बड़ा क्लियर था कि जो मुल्क में रूल ऑफ लॉ है उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए, और खासतौर पे 90 दिन में जो इंतखाबात है उसको ह्यूमन राइट्स इंसानी हकूक के लिए ये कन्वेंशन किया गया। पीटीआई वुकला कन्वेंशन यार मुझे तो लग नहीं रहा कि आप जो है ना वो साफियों की तरह की बात कर रहे हैं। आप अजीब बातें कर रहे हैं। सर पर्सनल अटैक ना करें शिजवान साहब, मेरा प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंच रहा है। मेरे पास अली लास्ट कमेंट, अली मुझे ये बता दें कि अब ये जो कुछ हो रहा है, अब जहां पे वुकला भी मुतारिक हो रहे हैं, ताजिर बरादरी भी कुछ हद तक अब चले इस मामले का सब्डी हो चुकी है, अगर यहां पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है या आप जलसे जुलूस देखते हैं, पॉलिटिकली हम कहते हैं इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो फिर उसके नतीजे क्या होंगे? लास्ट 30 सेकंड्स प्लीज। गालिबन हमारे पास वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।